हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए फोर्थ सेमेस्टर के लिए क्लास लाए हैं, जो यानी कि जिन लोगों का स्कोप है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास। आज हम इसके सेकंड पेपर को डिस्कस करेंगे और हमारा सेकंड पेपर है केयर ऑफ चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज एंड इलनेस, यानी कि यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर असमर्थ रहेगा। ठीक है, पेपर का नाम में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिएगा। ये समर्थ है, यहाँ पर असमर्थ रहेगा। ठीक है, असमर्थ एवं अक्षम बालकों की देखभाल। ठीक है, यानी कि जो भी असमर्थ हैं बच्चे कार्य करने में, ठीक है, यानी कि जो लोग अक्षम है, कमजोर है, इनके बालक यानी कि इन सभी बालकों की हम देखभाल कैसे करेंगे, इसी के बारे में आप लोगों को सेकेंड पेपर में पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आप सभी लोगों के लिए पेपर वन के लगभग 25 क्वेश्चंस डिस्कस कराए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और आज हम आप लोगों के सेकंड पेपर यानी कि अक्षम एवं असमर्थ एवं अक्षम बालकों की देखभाल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड पेपर। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड, जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए। यानी कि जो भी दोस्त आपसे जहाँ से भी जुड़े हैं वहाँ से शेयर करिए, ताकि सबको हेल्प मिल सके। और जैसे कि आप सभी लोगों के देखिए जून में मिड टर्म के एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि मैम जून में हम लोगों का मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है, तो सारे पेपर्स की तैयारी करा दीजिए। तो मैं बिल्कुल 100% श्योर मैं आप सभी लोगों की तैयारी कराऊंगी। ठीक है, और अपने इसी चैनल पर देखिए हमें काम से, कॉलेज के काम से बाहर जाना पड़ा था और धूप लग गया था, तबीयत वगैरह ख़राब हो गया था, इसलिए मैं 2-3 दिन क्लास नहीं ले पाई थी। ठीक है, बट अभी मैं बेटर महसूस कर रही हूँ, तो आप लोगों के लिए क्लास दे रही हूँ सेकंड पेपर का। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स चलिए हम लोग देखेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए यानी कि जो असमर्थ हैं, जो अक्षम बालक हैं, ठीक है, उनसे संबंधित हम लोग अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ आज की क्लास में। ओके, तो सबसे पहले आपको बताना है फ्रेंड कि जो बालक होते हैं, ठीक है, सभी बालक एक दूसरे से होते हैं। ठीक है, समान होते हैं, भिन्न होते हैं, या फिर दोनों होते हैं, या फिर कोई नहीं होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप कभी भी किसी भी दो बालक को यानी कि दो व्यक्तियों को एक साथ खड़ा करके देखिए, उनमें काफ़ी अंतर पाए जाते हैं। ठीक है, उनके जो भी मानसिक विकास होगा उसमें भी अंतर पाया जाएगा, शारीरिक विकास जो होता है उसमें भी अंतर पाया जाएगा, शारीरिक बनावट जो होगी उसमें भी अंतर पाया जाएगा, जो भी उसकी बोली होगी, भाषाएं होगी, वो अलग अलग तरीके से बात करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यदि आप दो बालक को एक साथ यानी कि एक दूसरे के सम्मुख करते हैं, तो जो भी दूसरे यानी कि एक दूसरे जो बालक होते हैं वो दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं, समान नहीं होते हैं। ठीक है, चाहे आप उनके रंग रूप में देख लीजिए, आकार में देख लीजिए, ठीक है, या फिर उनकी आंखों का कुछ भी देख लीजिए, वो लोग अपने वातावरण से संबंधित होते हैं। ठीक है, यानी कि जैसा उनको वातावरण मिलेगा बच्चा वैसा ढलेगा, और जो भी उनकी आनुवंशिकता यानी कि जो भी उनके माता पिता दादा दादी से चले आ रहे हैं, जेनेटिक्स यानी कि जो भी उनके आनुवंशिकता चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, उसी से संबंधित उनके जो बालक का यानी कि जो बालक होते हैं उसी प्रकार के होते हैं, यानी कि जो उनका व्यक्तित्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सभी बालक एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि विशिष्ट बालक कहलाते हैं। अब आपको बताना है कि विशिष्ट बालक कौन कहलाते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है औसत बालक कम योग्यता वाले। ठीक है, यानी कि औसत से कम योग्यता वाले बालक कहलाते हैं विशिष्ट बालक, या फिर औसत बालक से अधिक योग्यता वाले। ठीक है, यानी कि जो भी औसत बालक जो होते हैं, ठीक है, उनसे अधिक योग्यता वाले जो बालक होते हैं वो विशिष्ट कहलाते हैं, या फिर दोनों। ठीक है, ये आपका गलती से मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, इसको आप लोग हटा दीजिएगा, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो विशिष्ट बालक कहलाते हैं, सबसे पहले आप लोग जानिएगा फ्रेंड, जो सबसे प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक होता है, जिनका आईक्यू लेवल 130 से ऊपर होता है। ठीक है, या फिर जिसे आप लोग बोल सकते हैं 140 से हाई होता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं जो आपके 70 से कम वाले होते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी बालक आपके होते हैं, ठीक है, यानी कि जो 70 से कम, यानी कि 70 वाले जो बालक होते हैं वो मूर्ख होते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके 130 से प्लस आईक्यू वाले बच्चे होते हैं, या जो आपके 70 से माइनस आईक्यू वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, ये दोनों ही आपके विशिष्ट बालक कहलाते हैं। ये एक तो बहुत, जैसे कि आप सभी लोग क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, देखिए आपके कभी भी मार्क्स आते होंगे, ठीक है, पहला तो उस बच्चा को जाना जाएगा कि जो आपके क्लास में टॉप किया है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट भी वो होता है, यानी कि जो
टॉप किया है, ठीक है। अभी मैंने बताया जो टॉप किया है वो जाना जाएगा, और बाद में कौन जाना जाता है, यानी कि कितने लोगों का बैक लगा है या फिर कितने लोग फेल हुए हैं, ठीक है, इन बालकों को जाना जाता है। तो देखिए, एक तो जो सबसे प्रखर बुद्धि है, यानी कि जो टॉप किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पर है, ठीक है, या फिर जो नीचे से लो वाले हैं, ठीक है, उनको जाना जाता है क्लास में। आप सभी लोग अपने क्लास में देखते होंगे, लेकिन जो इसके बीच में जो मिड वाले होते हैं, यानी कि जो मीडियम वाले बच्चे होते हैं, उनका कहीं नामो निशान नहीं होता। बस ये है कि हाँ चलो ये ठीक है, पढ़ने में अच्छे हैं, नंबर अच्छे आए हैं, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, बच्चा ठीक है, औसत है पढ़ने में, यानी कि सामान्य है, उनका आईक्यू लेवल कितना है, 90 से लेकर के 110 तक है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था पिछली क्लास में, फर्स्ट पेपर वाले क्लास में, ठीक है। तो आप लोग, आई होप फ्रेंड्स, आप सभी लोग समझ गए होंगे कि विशिष्ट बालक वो कहलाते हैं जो औसत से कम योग्यता वाले होते हैं, यानी कि जिनका आईक्यू लेवल 70 से कम होता है वो भी विशिष्ट बालक कहलाते हैं, और जिनका आईक्यू लेवल 130 से हाई होता है, यानी कि ऊपर होता है, वो भी आपके विशिष्ट बालक कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसको आप लोग हटा दीजिएगा, ये दोनों, ठीक है, यानी कि औसत बालक कम योग्यता वाले, ठीक है, और औसत बालक से अधिक योग्यता वाले, ये दोनों ही विशिष्ट बालक कहलाते हैं, ठीक है। तो यानी कि राइट ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए, हमारा उद्देश्य रहता है फ्रेंड्स क्लास में, ऐसा नहीं है कि केवल हम क्वेश्चन लें और आंसर को टिक कराते आपको चले जाएं, आप लोगों को समझ में आए या ना आए, ठीक है। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसकी जो भी आगे पीछे की जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी आपको जानना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के यदि एग्जाम में पूछ देता है तो आप उसका भी आंसर बखूबी तरीके से कर पाएँ, इसलिए थोड़ा-सा मेरे क्लास में टाइम लगता है, ठीक है। आप लोग ये ना बोला करिएगा कभी कि मैम आप बहुत लॉन्ग क्लास बनाती हैं या फिर लॉन्ग वीडियो आपका रहता है, ठीक है। आपको समझने के ऊपर है, आप लोगों को यदि जल्दी समझ में आ रहा है तो आप लोग थोड़ा-सा स्पीड अपना बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग नॉर्मल देख सकते हैं, ओके। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि जब हम किसी को विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट कहकर वर्णित करते हैं तब हम उस व्यक्ति को औसत या सामान्य लोगों, जिन्हें हम एक या एक से अधिक लक्षणों के संबंध में जानते हैं, से अलग रहते हैं। यानी कि ये किसने कहा है, यानी कि ये आपका डिफिनेशन है, ठीक है, और ये किसने कहा है कि जब हम किसी को विशिष्ट कह करके वर्णित करते हैं, ठीक है। हमने अभी आपको बताया कि जो प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं, उनको भी हम विशिष्ट कह करके बुलाते हैं, और जो मूर्ख बच्चे होते हैं उनको भी हम एक प्रकार से विशिष्ट करके ही बुलाते हैं, ठीक है। ये दोनों ही अपने आप में एक विशिष्ट होते हैं, ठीक है। तो हम एक व्यक्ति को औसत या सामान्य लोगों, ठीक है, जिन्हें हम एक या एक से अधिक लक्षणों के संबंध में जानते हैं, उससे अलग रहते हैं, ठीक है। ये किसने कहा है? पहला ऑप्शन है आपका स्वार्टज ने, ठीक है, सेकंड है हीवर्ड ने, थर्ड ऑप्शन है वालिन ने, और फोर्थ है आपका कोलमैन ने, ठीक है। तो ये जो देखिए फ्रेंड डिफिनेशन है वो आपके स्वार्टज ने दिया है, ठीक है। किसने दिया है? स्वार्टज ने दिया है। देखिए, आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जानते होंगे, ठीक है, कहीं भी आप चले जाइए, ठीक है, आप किसी भी सोसाइटी में रह रहे हैं, वहाँ पर देखेंगे जो बहुत नामी लोग हैं वही जाने जाएंगे, या फिर जो बहुत निम्न स्तर के हैं, ठीक है, गरीब लोग हैं, वहीं जाने जाते हैं, ठीक है। मीडियम वालों को कोई नहीं पूछता है, मीडियम वालों को हाँ बस ये होता है कि हाँ ये ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग समझ रहे हैं। एग्जाम्पल आप लोग कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा एग्जाम्पल हम नहीं देंगे ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए थोड़ा-सा नहीं दे पाएँगे। बाकी आप लोग समझ सकते हैं कि हाई कौन होता है, लो कौन होता है, मीडियम कौन होता है, ठीक है? जो हाई होता है वो भी विशिष्ट में आता है, जो लो होता है वो भी विशिष्ट में आता है, मीडियम वाले का यहाँ पर कोई बात नहीं कही गई है विशिष्ट वाले में, ओके? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि क्रो एवं, ठीक है, ये आपका एवं में ध्यान दीजिएगा, क्रो एवं क्रो ने विशिष्ट बालकों, ठीक है, विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण मुख्य रूप से कितने भागों में किया है या फिर कितने भागों में उसको बांटा है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 4, और आपका थर्ड ऑप्शन है 6, और लास्ट है आपका फोर्थ ऑप्शन 3, यानी कि 3, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो क्रो और क्रो है, ठीक है, यानी कि क्रो एवं क्रो है, उन्होंने विशिष्ट बालकों का जो वर्गीकरण है उसको 4 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 4 ऑप्शन में डिवाइड किया है क्रो एवं क्रो अपने विशिष्ट बालकों को, ठीक है, यानी कि इन्होंने विशिष्ट बालक को 4 भागों में विभाजित किया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन होगा हमारा, ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि क्रो एवं क्रो ने विशिष्ट
बालकों के प्रकार, यानी कि जो क्रो एवं क्रो है, इन्होंने जो विशिष्ट बालकों के प्रकार को बताया है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो आपका समस्यात्मक बालक, यानी कि जो हमेशा इधर उधर नॉर्मली आपकी भाषा में बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं चुलचुलाता है बच्चा, ठीक है। वो कोई ना कोई ऐसा काम करता ही रहेगा जिससे दूसरे लोग परेशान होते रहेंगे, ठीक है। यानी कि कोई ना कोई वो हमेशा हर समय एक समस्या उत्पन्न करता रहता है, ठीक है। तो समस्यात्मक बालक भी आपके विशिष्ट बालक में आ गए, ठीक है। ये क्रो एवं क्रो के अनुसार कहा गया है। सेकंड है आपके प्रतिभाशाली बालक। तो प्रतिभाशाली बालक यानी कि प्रखर बुद्धि वाला, जो जिसका आईक्यू 130 से प्लस होता है, 140 से प्लस होता है, कभी-कभी क्या होता है 150 से भी प्लस चला जाता है, ठीक है। तो ये भी आपके विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं क्रो एवं क्रो के अनुसार। थर्ड ऑप्शन है आपका मानसिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ बालक, यानी कि जो मेंटली पिछड़ा हुआ है, ठीक है। यदि आप जैसे कि क्रिएटिव होना, ठीक है। कोई कोई बच्चा क्या होता है, बहुत जल्दी क्रिएटिव होता है, वो दूसरों को भाषाओं को या फिर दूसरों के जो भी कम्युनिकेशन होता है उसको बहुत जल्दी समझ लेता है, ग्रहण कर लेता है। जो भी समस्याएं होती है उसका समाधान बहुत जल्दी कर लेता है, ठीक है। तो उसी के संदर्भ में जो बच्चा पिछड़ा हुआ होता है, समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, दूसरे की जो भी कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है, संप्रेषण होता है, समझ नहीं पाता है, ठीक है, वो आपके मानसिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये भी आपके विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आएंगे। और आपका चौथा है अपंग या फिर विकलांग बालक, ठीक है। विकलांग बालक भी आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। हमने आपको अभी फर्स्ट पेपर में समझाया था विकलांग बालकों के बारे में, ठीक है। तो ये भी यानी कि ये चारों आपके क्रो एवं क्रो ने विशिष्ट बालकों के प्रकार जो भी हैं, ये 4 प्रकार दिए गए हैं। पहला आपका समस्यात्मक बालक था, सेकंड आपका प्रतिभाशाली बालक, थर्ड आपका मानसिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ बालक, और फोर्थ है आपका अपंग या विकलांग बालक, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फिफ्थ बिल्कुल करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है। आपको 4 ही ऑप्शन एग्जाम में देते हैं, लेकिन जैसा कि हालांकि हम आप सभी लोगों को बता दे रहे हैं कि आप जब लोग यूजीसी नेट का जब आप लोग एग्जाम देंगे तो वहाँ पे 4-5 ऑप्शन ऐसे ही देते रहते हैं, ठीक है। और जो इस बार के दिसंबर से एग्जाम होंगे उसमें 5 आंसर मिलेंगे, उसमें से आप लोगों को एक टिक करना रहेगा, ठीक है। और 4 ऑप्शन में से आप कोई एक टिक कर रहे हैं, टिक कर रहे हैं, ठीक है। यदि आप नहीं कर रहे हैं तो भी आपका एक ऑप्शन पे वहाँ पे टिक करना ही है आपको, ठीक है, छोड़ना नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग पहले से ही प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आगे चल करके आप ही लोगों को सुविधा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, या फिर सुविधा आपको यहाँ हम कह सकते हैं कि मिल सकती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि शारीरिक अक्षमता से युक्त बालकों की विशेषताएं, यानी कि जो शारीरिक अक्षमता से युक्त जो बालक होते हैं, ठीक है, उनकी विशेषताओं को आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सामान्य क्रियाओं को, ठीक है, यहाँ पर क्रियाओं रहेगा, सामान्य क्रियाओं को करने में अक्षम होना, ठीक है। यानी कि देखिए जो शारीरिक अक्षमता वाले, जो शारीरिक रूप से किसी भी कार्य को करने में अक्षम होते हैं, बल्कि सक्षम नहीं होते हैं, यानी कि कार्य नहीं कर पाते हैं। अक्षम का मतलब होता है कार्य न कर पाना, ठीक है, निर्बल होना, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बालक होते हैं उनको आपको बताना है। तो सबसे पहला है कि सामान्य क्रियाओं को करने में अक्षम होना, यानी कि कोई भी नॉर्मली चीज है, ठीक है, उसको बच्चा नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये आपके शारीरिक अक्षमता की विशेषताएं हो जाएंगी, ठीक है। सेकंड है शारीरिक अंग खराब होगा, बिल्कुल सही बात है। यदि आपका यानी कि बच्चे का शारीरिक कोई अंग खराब होगा, ठीक है, तो वो भी शारीरिक अक्षमता के ही अंतर्गत आएगा। थर्ड ऑप्शन है आपका हीन भावना व कुंठा का शिकार होना। हीन भावना यानी कि वो खुद में अपने आप को, यानी कि अपने आप में हीन भावना महसूस करता है। कुंठा यानी कि बच्चा कुंठित हो जाता है, ठीक है। यदि आप उसको हमेशा ये कहिए आप लोग, ठीक है, कि तुम इसके योग्य नहीं हो, या फिर आप कह सकते हैं तुम निर्बल हो, तुम कमजोर हो, तुम कोई कार्य नहीं कर सकते हो, तो बच्चा क्या होता है वो अंदर ही अंदर कुंठित हो जाता है, ठीक है। वो अपने उसके अंदर एक हीन भावना आ जाती है कि मैं किसी कार्य के लायक नहीं हूँ, ठीक है। अभी मैंने फर्स्ट पेपर में भी बताया है, आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो यहाँ पर आप लोगों को काफी ईजी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फोर्थ है आपका ऑप्शन आत्मविश्वास में कमी, ठीक है, यानी कि उसको खुद पर विश्वास ही नहीं रहता है, ठीक है। आत्मविश्वास की उसके अंदर कमी होती है। तो ये सब आपके शारीरिक अक्षमता से युक्त बालकों की विशेषताएं हैं, ओके। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फिफ्थ बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि उपर्युक्त सभी, ओके। चलिए यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शारीरिक अक्षमता से युक्त बालकों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ये चारों विशेषताएं जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर क्वेश्चन आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं। वैसे नोट करने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार आप लोग देखेंगे सारे क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन है कि शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के कितने प्रकार होते हैं। देखिए जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक होते हैं, ठीक है, उसके कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं या फिर 8 होते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अभी आप लोग जानिए कि जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आइए देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा गया है वहीं कि शारीरिक रूप से अक्षम के यानी कि जो अक्षम बालक होते हैं उनके कौन-कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है? यानी कि शारीरिक रूप से अक्षम यानी कि अक्षमता वाले बालक के कौन-कौन से प्रकार होते हैं। ऊपर अभी हमने बताया आपके 6 प्रकार होते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए पहला प्रकार है बहरे तथा कम सुनने वाले बालक, ठीक है? ये भी देखिए शारीरिक रूप से अक्षम है, यदि वो बहरे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो उनको भी कार्य करने में यानी कि कठिनाई होती है, उनको आप इशारे से कोई कार्य करके बता सकते हैं, ठीक है? वो सुन तो सकते नहीं हैं, तो आप अपने हाव-भाव से उनसे कोई कार्य करा सकते हैं, तो इस प्रकार से वो शारीरिक रूप से अक्षम है, ठीक है? सेकंड है आपका दृष्टि विकलांग एवं कमजोर नज़र वाले बालक, ठीक है? यानी कि दृष्टि विकलांग यानी कि जो देख नहीं सकता है, ठीक है? या फिर जिनको कम दिखाई देता है, ठीक है? तो ये भी आपके शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के ही अंतर्गत आते हैं। थर्ड आपका ऑप्शन है गूंगा तथा वाणी दोष से युक्त बालक, यानी कि जो लोग बोल नहीं पाते हैं या फिर कोई तुतला करके बोलता है ना, वाणी दोष जिसमें होता है, बहुत बच्चे को देखे होंगे आप तुतला के बात करते हैं, ठीक है? तो ये भी आपके शारीरिक रूप से अक्षम बालक होते हैं, ठीक है? फोर्थ है आपके विरूपित या फिर अपंग बालक, ठीक है। विरूपित या फिर अपंग बालक के अंतर्गत वो बालक आते हैं जो 1 मिनट, चलिए ठीक है। देखिए जो विरूपित या फिर अपंग बालक होते हैं उनके अंतर्गत भी वही विकलांग बालक आते हैं, ठीक है। यानी कि अपंगता से संबंधित जो भी चीज़ें उनके अंतर्गत होती है विकलांग होते हैं, ठीक है। अपंग का मतलब विकलांग ही होता है, ठीक है। तो जो विकलांग होते हैं हाथ पैर से उनके देखेंगे हाथों पैरों का विकास नहीं हो पाता है। आप लोग देखते होंगे किसी किसी विकलांग जो कोई बालक होता है जो उसके पैरों का विकास नहीं हो पाता है, वो चल नहीं पाता है, बैठ करके चलता है, ठीक है। तो वो ही आपके विरूपित या फिर अपंग बालक के अंतर्गत आते हैं। पाँचवाँ है आपका नाजुक बालक। कभी क देखेंगे आप बहुत जो सारे बच्चे होते हैं काफ़ी कमज़ोर होते हैं, वो कुपोषण के शिकार होते हैं, ठीक है? तो ये भी आपके एक शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के ही अंतर्गत आएँगे, ठीक है? और छठवाँ है आपका मिर्गी, यहाँ पर ये मिर्गी है, ठीक है? मिर्गी रोग वाले बालक, मिर्गी रोग वाले बालक को आप सब लोग पता नहीं देखे होंगे या नहीं, बट जैसे कि वो मूर्छित होकर के अचानक से कहीं भी गिर जाते हैं, ठीक है? जिससे कि हिंदी भाषा में उसको बोला जाता है मिर्गी रोग, ठीक है? ऐसे आप लोग मूर्छित भी बोल सकते हैं, लेकिन उसे सिंपली नॉर्मली भाषा में उसे मिर्गी रोग वाले बालक कहते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक के प्रकार होते हैं वो 6 प्रकार होते हैं, हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। और इसके सारे के यानी कि जो भी प्रकार है, ठीक है, बहरे तथा कम सुनने वाले बालक, दृष्टि विकलांग एवं कमजोर बालक, गूंगा तथा वाणी दोष से युक्त बालक, विरूपित या फिर अपंग बालक, नाजुक बालक, मिर्गी रोग वाले बालक, ठीक है। इन सभी के हम आप सभी लोगों को एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कराएंगे, ओके। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स उपर्युक्त सभी होगा, यानी कि ये 6 प्रकार के कौन है शारीरिक रूप से अक्षम बालक के प्रकार हैं, ठीक है। तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनसे सभी संबंधित हम आप सभी लोगों को क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कराएंगे एमसीक्यू टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 7वां ये केवल हमने आपको बताने के लिए दिया है, ठीक है। वैसे आपको 4 ही ऑप्शन देंगे, ठीक है। 3 आपके देंगे, चौथे में ही आपका उपर्युक्त सभी रहेगा, ठीक है। बट हम आप लोगों को समझाने बताने के लिए 6 ऑप्शन 7 ऑप्शन लिए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफ़ी टाइम लग जा रहा है समझाने में, क्वेश्चन थोड़े-थोड़े लॉन्ग हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बहरेपन के कितने प्रकार होते हैं? देखिए अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बहरेपन के कितने प्रकार होते हैं? पहला ऑप्शन है आपका 2, तीसरा ऑप्शन है सॉरी सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 3 और लास्ट आपके फोर्थ ऑप्शन है 5। तो देखिए फ्रेंड जो बहरेपन के प्रकार होते हैं वो आपके 2 होते हैं, ठीक है। 2 बहरेपन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपके 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से इसी में दिया है, बहरेपन के कौन-कौन से प्रकार होते हैं? तो पहला ऑप्शन है शैक्षिक दृष्टिकोण, ठीक है। यानी कि शैक्षिक दृष्टिकोण से बहरेपन के प्रकार होते हैं। दूसरा आपका चिकित्सीय विशेषज्ञ एवं दूसरा आपका होता है श्रवण विशेषज्ञ, ठीक है। ये आपका श्रवण रहेगा, श्रवण विशेषज्ञ और थर्ड ऑप्शन है आपका दोनों और लास्ट आपका फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो बहरेपन के प्रकार होते हैं फ्रेंड्स वो आपके 2 प्रकार होते हैं, शैक्षिक दृष्टिकोण से और चिकित्सीय विशेषज्ञ एवं श्रवण विशेषज्ञ, यानी कि ये दोनों ही बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
देखिए क्वेश्चन आपके काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि श्रवण विकलांगता या बहरेपन के क्या कारण हैं, ठीक है। यानी कि जो श्रवण विकलांगता होते हैं, यानी कि जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, जो बहरे होते हैं, उनके क्या क्या कारण होते हैं। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है जन्म से पूर्व के समय के कारण, सेकंड है आपका जन्म के पश्चात के कारण, थर्ड ऑप्शन है आपका दोनों, और लास्ट के आपके फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका थर्ड होगा, ये दोनों ही। क्योंकि देखिए जो श्रवण विकलांगता या फिर बहरेपन के कारण होते हैं फ्रेंड्स, पहला तो आपका जन्म से पूर्व के समय के कारण होते हैं, और कुछ कारण आपके जन्म के पश्चात के कारण होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके बिल्कुल करेक्ट है, तो यानी कि यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए उसी से संबंधित है क्वेश्चन कि श्रवण विकलांगता के जन्म से पूर्व के कारण बताइए। यानी कि श्रवण विकलांग जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, तो जन्म के पूर्व ही कौन कौन से कारण होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका गर्भावस्था में श्रवण विकार, ठीक है। गर्भावस्था में श्रवण विकार। सेकेंड ऑप्शन है असुरक्षित प्रसव। थर्ड है आपका वंश परंपरागत प्रभाव, और फोर्थ है आपका जर्मन खसरा, और पांचवा है आपका उपर्युक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड जो श्रवण विकलांगता के जन्म से पूर्व के कारण होते हैं, ठीक है, ये चारों ही आपके होते हैं, ठीक है। तो यानी कि पांचवा जो है आपका उपर्युक्त सभी, यही आपका बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या दिया है आपका गर्भावस्था में श्रवण विकार भी होगा, ठीक है। और सेकंड आपका है असुरक्षित प्रसव, और थर्ड है आपका वंश परंपरागत प्रभाव, और लास्ट है आपका जर्मन खसरा, ठीक है। ये सब आपके श्रवण विकलांगता के जन्म के पूर्व के कारण हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे। एक बार हम सोच रहे हैं सारे ऑप्शन को आप सभी लोगों को समझा दें, ठीक है, ताकि आप लोगों को आगे के कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा आपको बता देते हैं कि जो गर्भावस्था में श्रवण विकार होता है, यानी कि देखिए जब बालक गर्भावस्था में होता है फ्रेंड्स, ठीक है, तब भी उसको दोष जो होता है वो उत्पन्न होने की संभावना रहती है, ठीक है। देखिए जो गर्भकाल में माता जो होती है, कुछ लोग ऐसा होते हैं जो विष का सेवन करते हैं, यानी कि शराब वगैरह, ठीक है, असंतुलित भोजन, ठीक है। इन सभी के कारण के वजह से ही जो बच्चा होता है वो बहरा यानी कि श्रवण विकलांग हो जाता है, ठीक है। असुरक्षित प्रसव में क्या होता है कि जैसे देखिए यदि जो आपका प्रसव है, ठीक है, वो प्रसव के समय यानी कि जो आपका ब्लड होता है, ठीक है, वो जो रक्त होता है यानी कि जो ब्लड होता है वो उसका जो प्रवाह होता है वो अधिक हो जाता है, ठीक है। और रक्त में रक्ताणु जो होते हैं वो उचित अनुपात में न होकर के या फिर ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, तो भी बालक श्रवण यंत्र प्रभावित हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, असुरक्षित प्रसव से। तीसरा आपका है वंश परंपरागत प्रभाव, यानी कि देखिए जो श्रवण संबंधित दोष होते हैं फ्रेंड्स, इसका यह एक एक प्रमुख कारण होता है आनुवंशिकता, ठीक है। देखिए आप सभी लोग देख यानी कि साधारण रूप से देखे होंगे कि जिन बालकों के माता पिता बहरे होते हैं उन्हें श्रवण दोष जाहिर से होता है। तो वंश परंपरा यानी कि वंश के आधार पर, यानी कि आपके घर में आपके दादा दादी मम्मी पापा नहीं सुनते हैं, कम सुनते हैं, तो आप सभी लोगों के अंदर भी ऐसा प्रभाव देखने को मिल सकता है, ठीक है। जर्मन खसरा क्या होता है फ्रेंड, देखिए जो जर्मन खसरा होता है ये आपका सन 1980 में जर्मन खसरा जो होता है ये महामारी के रूप में फैला था। कब फैला था फ्रेंड्स? 1980 में, यानी कि 1980 में जर्मन खसरा महामारी के रूप में फैला था। उस समय जो भी गर्भवती माताएं थी फ्रेंड्स, ठीक है, इस बीमारी से पीड़ित हुई थी, तो उनकी संतानें यानी कि जो भी उनके बच्चे थे वो श्रवण दोषयुक्त हुए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से जर्मन खसरा भी ये श्रवण विकलांगता के जन्म पूर्व के कारण बन गए हैं। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे ऑप्शंस के बारे में भी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका पांचवा उपर्युक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप लोग ये ना देखिएगा कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्वेश्चन को समझने पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है श्रवण विकलांगता के जन्म के पश्चात के कारण बताइए, यानी कि जन्म के बाद कौन कौन से कारण होते हैं इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है बीमारी, सेकंड है दुर्घटना, थर्ड है आयु, फोर्थ है आपका उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो श्रवण विकलांगता के जन्म के पश्चात के कारण होते हैं वो आपके उपर्युक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि बीमारी, देखिए कुछ बीमारियां ऐसी होती है फ्रेंड, जैसे कि आपका चेचक हो गया, मोतीझरा हो गया, ठीक है, गलफड़े हो गया, या फिर कुकुर खांसी जो बहुत ज्यादा खांसी वगैरह आती है, ठीक है। ये सब आपको श्रवण विकलांगता के कारण बनाते हैं, ठीक है। यानी कि ये सब बीमारी जो है वो आपको उससे यानी कि इस सभी बीमारी से श्रवण विकलांगता हो सकता है, ठीक है। सेकंड है आपका दुर्घटना। ये देखिए जो दुर्घटना होता है यानी कि किसी भी कारण में जो श्रवण तंत्र होती है फ्रेंड्स, यदि उसको हानि पहुंचती है, ठीक है, दुर्घटनावश,
तो भी आप श्रवण विकलांगता से ग्रसित हो सकते हैं। और आयु, आयु में क्या होता है, जैसे कि जब आप वृद्धावस्था में होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपका शरीर कमज़ोर होने लगता है, ठीक है, और आपको कम सुनाई देता है, ठीक है। इस कारण देखिए जो बालकों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि उनका शरीर क्षीण नहीं होता, ठीक है। ये सब जो आयु है वो बालकों पर तो नहीं होता है, लेकिन जन्म के पश्चात बात कही गई है, तो जो वृद्धावस्था होता है वो जन्म के पश्चात ही है, ठीक है। आप जब बुड्ढे हो जाते हैं, ठीक है, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो आपका जो शरीर है वो कमज़ोर होगा, तो जब ज़ाहिर-सी बात है शरीर कमज़ोर होगा तो आपको अनेक रोगों का सामना करना पड़ेगा, उसी में आपका श्रवण विकलांगता भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका 4th बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि श्रवण विकलांग बालकों, ठीक है, ये बालक है, श्रवण विकलांग बालकों की कौन-कौन सी समस्याएँ होती हैं? अब आपको बताना है कि श्रवण विकलांग बालकों की कौन-कौन सी समस्याएँ होती हैं। पहला ऑप्शन है आपका शैक्षिक समस्याएँ, सेकंड है आपका व्यक्तिगत सामाजिक समस्याएँ, थर्ड ऑप्शन है दोनों, और लास्ट के आपके चौथा यानी कि 4th ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड, जो श्रवण विकलांग में जो बालक होते हैं, ठीक है, इनको कौन-कौन सी समस्याएँ होती हैं फ्रेंड? तो शैक्षिक समस्याएँ और व्यक्तिगत सामाजिक समस्याएँ ये दोनों ही होती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका 3rd बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए उसी से संबंधित है, ये आपका है, ठीक है? देखिए श्रवण विकलांग बालकों की जो शैक्षिक समस्याएं होती हैं वो कौन-कौन सी होती हैं, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन इसमें दिया है भाषा का विकास नहीं हो पाता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए जब आप सुन नहीं सकते हैं तो आप बोलने का जो आपका विकास होता है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है? बोलने या फिर हम भाषा कह सकते हैं, जो लैंग्वेज का विकास होता है, ठीक है? डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है? इसका विकास नहीं हो पाता है। शैक्षिक उपलब्धि निम्न रहती है, आप सुन नहीं सकते हैं, टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है? यदि आपके लिए एक अलग से क्लास लिया जाए जिसमें आपको संकेत के माध्यम से पढ़ाया जाए, तब आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए जब आप सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, तो एक टीचर को आपको अलग से शिक्षा देना होगा, तो इस प्रकार से ऐसा उपलब्ध हो नहीं पाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से शैक्षिक उपलब्धि भी आपकी निम्न रहती है। थर्ड ऑप्शन है कक्षा में पढ़ाई गई बातों को याद करना अत्यंत कठिन होता है, बिल्कुल सही बात है। आप याद ही कैसे करेंगे जब आपको सुनाई ही नहीं देता है, ठीक है। और लास्ट के आपके चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए ये तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। श्रवण विकलांग बालकों की शैक्षिक समस्याएं के अंतर्गत, ठीक है, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका 4th ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रवण विकलांग बालकों की व्यक्तिगत सामाजिक समस्याएं कौन-कौन सी होती हैं, ठीक है? यानी कि जो श्रवण विकलांग बालक है उनके व्यक्तिगत और यानी कि व्यक्तिगत सामाजिक समस्याएँ कौन-कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है बालक कुंठाग्रस्त हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए जो भी श्रवण विकलांग बालक हैं उनको ह अभी हमने पिछले यानी कि जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया उसमें बताया है, ठीक है? यदि बालक है उसको कह दिया जाता है कि आप तुम निर्बल हो, तुम असहाय हो, सुन नहीं सकते हो, तुम किसी कार्य के योग्य नहीं हो, ठीक है? तो बच्चा क्या होता है, कुंठित हो जाता है, वो कुंठाग्रस्त हो जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। सेकंड ऑप्शन है कि बालक के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बिल्कुल सही बात है, हर जगह से उसे निराशा मिलेगा, ठीक है, तो उसका जो स्वभाव होता है वो चिड़चिड़ापन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भाई एक कमी है, ठीक है, तो चिड़चिड़ापन जाहिर सी बात है कि आ ही जाएगा, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है कि बालक के मन में नकारात्मक स्वबोध आ जाता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए आप किसी भी कार्य को करने में अयोग्य हैं, ठीक है, वहाँ पर आपके अंदर एक नकारात्मक स्वबोध हो जाता है। आप ही देखिए फॉर एग्जांपल, अभी यदि आप लोगों के पेपर चल रहे हैं, ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छे तैयारी किए हैं बट पेपर आपके अच्छे नहीं जा रहे हैं, या फिर बहुत अच्छे पेपर मान लीजिए जा रहे हैं, ठीक है, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आप लोगों के अंदर एक नकारात्मक स्वबोध हो जाता है कि मैंने इतना अच्छा तैयारी किया, इतना अच्छा मैंने क्लास किया, पढ़ाई किया, बट फिर भी हमारे मेहनत के अनुसार हमको अंक यानी कि मार्क्स नहीं मिल पाए हैं, ठीक है। तो आपके अंदर एक नकारात्मक स्वबोध आ जाता है कि इतना पढ़ के क्या फ़ायदा जब कुछ हो ही नहीं रहा है, या फिर कुछ अच्छे मार्क्स हमारे आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इस बात से आप लोगों को निराशा बल्कि नहीं होना चाहिए, बल्कि सकारात्मक भाव। हो सकता है इस बार किसी कारणवश नंबर कम आ गए होंगे, या फिर मिस्टेक में हमने क्वेश्चन गलत कर दिया हो, ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन में सही लगा दिए हों या फिर गलत लगा दिए हों, कॉपी चेक करने वाले में गलती हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, ठीक है, नकारात्मक नहीं। लेकिन जो श्रवण विकलांग बालक होते हैं उनके अंतर्गत नकारात्मक स्वबोध आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4th आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्रवण विकलांग बालकों की व्यक्तिगत सामाजिक समस्याएं, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि श्रवण विकलांग बालकों को किस प्रकार से शिक्षा दिया जाता है, ठीक है।
यानी कि श्रवण विकलांग बालकों को किस प्रकार से शिक्षा दिया जाता है? पहला ऑप्शन है चिन्ह भाषा और संकेत भाषा, सेकंड है आपका ओष्ठ द्वारा पढ़ना और स्पर्श विधि, थर्ड ऑप्शन है गतिविधि और प्रवर्धक विधि, और लास्ट है आपका उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स कि जो श्रवण विकलांग बालक होते हैं उनको किस प्रकार से शिक्षा दिया जाता है। देखिए सबसे पहला आपका ऑप्शन है चिन्ह भाषा और संकेत भाषा, ठीक है। तो देखिए चिन्ह भाषा में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो भी बधिर बालक होते हैं, यानी कि जो जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, ठीक है, उनको जो भाषाई विकास होता है उसमें सबसे अधिक उनको भाषा यानी कि दिक्कत यानी कि बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है, श्रवण विकलांग बालकों को, ठीक है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स वह दूसरे की बोली गई भाषा सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, और भाषा अपने आप में एक अत्यंत देखिए जटिल मानवीय कौशल होता है, ठीक है। तो इसलिए जो बाधित बालक होते हैं उनके लिए चिन्ह जो भी चिन्ह भाषा होते हैं उनका प्रचलन होता है, यानी कि देखिए उनको उनके लिए जो भी चिन्ह भाषाएं होती हैं विशेषज्ञों द्वारा और भी अधिक प्रमाणित किया जा रहा है, ताकि उसे जो भी अधिकतर स्कूल में बोला जा सके और सामान्य बातचीत में तथा टेलीविजन के माध्यम से उसका प्रयोग हो सके, ठीक है। तो ये जो चिन्ह भाषा है फ्रेंड्स, ये शब्दों के वर्णों के लिए चिन्ह बने रहते हैं, यानी कि जो भी आपके शब्द होते हैं, ठीक है, उसके वहाँ पर चिन्ह बने होते हैं। संकेत भाषा क्या होता है, यानी कि संकेत भाषा देखिए उसी जो भी संकेत होता है वो उसी भाषा में दिए जाते हैं जिसमें कि बोला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए संकेत भाषा में आप बच्चों को दे करके उनका जो भी श्रवण विकलांग बालक है, ठीक है, इनको आप शिक्षा दे सकते हैं। ओष्ठ द्वारा पढ़ना या फिर स्पर्श विधि, ठीक है। देखिए आप जैसे कि कोई सुन नहीं सकता है तो आप ओष्ठ द्वारा उनको बता करके आप यानी कि संकेत के माध्यम से ओष्ठ को हिला करके आप उनको बता सकते हैं, ठीक है, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। स्पर्श विधि जिसमें जो भी कही गई बातें होती हैं उसको समझने का प्रयत्न किया जाता है इसमें, ठीक है, स्पर्श द्वारा। और आपका थर्ड है गतिविधि और प्रवर्तक विधि। देखिए गतिविधि में क्या होता है कि जो शरीर द्वारा जो भी विभिन्न प्रकार की गतियां होती हैं उसको करवा करके जो भी बधिर बालक होते हैं उनको संप्रेषण में सहायता की जाती है, ओके फ्रेंड्स। और प्रवर्धक विधि देखिए वो होता है जिसमें जो भी ध्वनि प्रवर्धक यंत्रों का उपयोग होता है वो संप्रेषण के लिए किया जाता है, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो भी यानी कि ये जो केवल सामान्य से थोड़ा ऊँचा सुनने वालों को बालकों के लिए किया जाता है, जो प्रवर्धक विधि होता है, ठीक है? थोड़ा-सा जैसे कि सुन रहे हैं बच्चे तब तो आप यंत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है? जब बिल्कुल नहीं सुन रहा है तो वहाँ पर आप यंत्र का क्या ही प्रयोग करेंगे, ठीक है? लेकिन कम सुन रहे हैं बच्चे, ठीक है? या फिर नहीं सुन रहे हैं, तो ये दोनों ही आपके श्रवण विकलांग बालकों के ही अंतर्गत आते हैं, ठीक है? तो इन सभी विधियों से आप श्रवण विकलांग बालकों को शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका 4th बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को आज के सेशन अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि श्रवण दोष बालकों की पहचान किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। श्रवण दोष बालकों की पहचान किस प्रकार से आप कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है विकासात्मक मापनी के द्वारा, सेकंड ऑप्शन है चिकित्सीय परीक्षण द्वारा, थर्ड ऑप्शन है बालक का एकल अध्ययन करके, और फोर्थ है मनोनाड़ी परीक्षण करके, और लास्ट आपका फिफ्थ है उपर्युक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स यदि आपको श्रवण दोष बालकों का पहचान करना है तो आप इन सभी यानी कि इन सभी चारों जो भी अध्ययन परीक्षण दिया गया है, ठीक है, इन सभी चारों परीक्षण करके यानी कि 4 प्रकार के जो भी परीक्षण दिए हैं इसके द्वारा आप श्रवण दोष बालकों का पहचान कर सकते हैं, ओके। तो इस प्रकार से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5th बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन है आपका कि ज़्यादातर बालक कितने आयु के बालकों के साथ खेलना पसंद करते हैं। यानी कि जो बालक होते हैं वो किस आयु के बालकों के साथ खेलना पसंद करते हैं। पहला ऑप्शन है समान आयु के बालकों के साथ, सेकंड है अपने से छोटे, ये छोटे हैं, ठीक है, अपने से छोटे छोटे आयु के बालकों के साथ, थर्ड ऑप्शन है अपने से बड़े आयु के बालकों के साथ, और लास्ट है आपका फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड जो ज़्यादातर बालक होते हैं वो अपने समान आयु के बालकों के साथ खेलते हैं। देखिए आप सब भी हैं, ठीक है, दोस्ती करेंगी तो अपने समान आयु के बालिकाओं के साथ ही दोस्ती आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चे भी होते हैं, वो अपने एज के साथ बच्चों के यानी कि अपने ही एज के बच्चों के साथ खेलना ज़्यादातर पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए एक कोटेशन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि वे बालक जिनके शारीरिक दोष उन्हें साधारण क्रियाओं में भाग लेने, ठीक है,
यहाँ पर भाग रहेगा। साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकते हैं या सीमित रखते हैं, ऐसे बालक शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहलाते हैं। किसने कहा? यानी कि वे बालक जिनके शारीरिक दोष उन्हें जो भी साधारण सामान्य सी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, उसमें भाग लेने से रोकते हैं या फिर सीमित रखते हैं, तो ऐसे बालक शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहलाते हैं। किसने कहा है? पहला ऑप्शन है क्रो एवं क्रो ने, सेकंड है कोलमैन ने, थर्ड है गिलफोर्ड ने और फोर्थ है आपका स्किनर ने। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्रो एवं क्रो ने। ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि वे बालक जिनके शारीरिक दोष उन्हें साधारण क्रियाओं में भी भाग लेने से रोकते हैं या फिर सीमित रखते हैं, ऐसे बालक शारीरिक अक्षमता से युक्त बालक कहलाते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट होगा, क्रो एवं क्रो। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज देखिए हम आप सभी लोगों के टॉप 20 क्वेश्चन अपने सेकंड पेपर के डिस्कस कराए हैं। ठीक है, तो जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को फ्रेंड्स अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टा के माध्यम से शेयर करिए ताकि सबको हेल्प मिल सके। ठीक है, आप सभी लोगों के क्लास चल रहे हैं एमसीक्यू टाइप बेस पर। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे एमसीक्यू टाइप ही क्वेश्चन की मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग मुझे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही देना पड़ रहा है। वैसे आप लोगों को जिस भी टॉपिक पे असाइनमेंट लिखना है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसकी वीडियो बना देंगे और पीडीएफ आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को असाइनमेंट लिखने वगैरह में कोई भी दिक्कत ना आए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलेंगे अपनी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।